हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो, कैसे हैं आप लोग? बताइए। स्वागत है आपका आज के इस जीके जीएस के क्लास में। और आज के सेशन में हम लोग जीके जीएस के 10 क्वेश्चन करेंगे और उससे जुड़ी कुछ फैक्ट्स जानेंगे। ठीक है, तो क्लास की ओर हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा बोला गया एक लाइन है जो काफी इंस्पिरेशन और काफी हमें अपने जीवन में निरंतर अप्लाई करना चाहिए। वो लाइन इस तरह है, अपनी पहली सफलता के बाद विश्राम न करें, क्योंकि यदि आप दूसरी बार विफल होते हैं तो कई लोग यह कहने के लिए तैयार हैं कि पहली सफलता का श्रेय जो है वो भाग्यवश है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, निरंतर मेहनत करते रहिएगा। अब हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिखेंगे, क्वेश्चन हमारा आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा शो हो रहा है और साथ में सभी के ऑप्शन, यानी 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें एक हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, कोलकाता हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन है 20 जनवरी 1870, बी है 20 जनवरी 1857, सी है 20 जनवरी 1947 एंड लास्ट हमारा डी है 20 जनवरी 1957। ठीक है, तो इन चारों में से एक हमारा ऑप्शन वो करेक्ट है। तो करेक्ट हमारा आंसर कौन है कि कोलकाता हिंदू कॉलेज की स्थापना जो हुई थी वो 20 जनवरी 1817 में हुई थी। यानी ऑप्शन ए हमारा जो क्या है वो राइट है एंड इसको लॉक किया जाए। ठीक है, साइड में आपको एक पोल दिया रहेगा, उस पोल में आपको करेक्ट आंसर का इंडिकेट कर दिया जाएगा। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी आपको मैं कवर करके दे दूंगी कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो कोलकाता हिंदू कॉलेज की स्थापना जो हुई थी वो 20 जनवरी 1817 को हुई थी। ठीक है, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था और साथ में कुछ अन्य समाज सुधारक थे जिन्होंने मिलकर इनकी स्थापना की, इनका स्थापना किया। ठीक है, हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन आपको रेड बॉक्स में दिख रहा होगा। ठीक है, कहीं भी कोई भी डाउट्स होगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा का उद्घाटन कब हुआ था? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा नाम दिया गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ बात कर रही है कि उसका उद्घाटन कब हुआ था। आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं। ऑप्शन ए 20 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 20 जनवरी 1957, ऑप्शन सी 20 जनवरी 1967, डी है 20 जनवरी 1974। ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा का उद्घाटन 20 जनवरी 1957 को हुआ था। 20 जनवरी 1957 को हुआ था, यानी हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। एंड पोल के माध्यम से आपको इस आंसर का एग्जैक्ट भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस आंसर को लॉक किया जाए, बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, और आपको बता दूं कि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके नेतृत्व, उनके द्वारा ही ये किया गया था। ठीक है, और अप्सरा जो है ये भारत ही नहीं एशिया का भी पहला परमाणु रिसर्च रिएक्टर है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसकी जो स्थापना हुई थी वो भाभा रिएक्टर, एक रिसर्च सेंटर का नाम है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो मुंबई में उनके द्वारा हुआ था। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दिख रहा होगा। आप एक्सप्लेनेशन की मदद से रीड करके और अच्छे से आप नॉलेज गेन कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीन पे आपको फिर क्वेश्चन दिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन को पढ़ेंगे सारे बच्चे और मैं आपको 4 ऑप्शन भी दे रही हूँ। ठीक है, सारे बच्चे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और 4 ऑप्शन में भी आपको दे रही हूँ।
क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन, कछुआ, लास्ट जो हमारा शार्क। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो गंगा डॉल्फिन है, यानी बी हमारा आंसर करेक्ट है, इसलिए बी आंसर को लॉक किया जाए। ठीक है, यानी भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो कौन है? वो हमारा गंगा डॉल्फिन है। ठीक है, जैसा कि ऑप्शन ए दिया है मगरमच्छ। अगर मगरमच्छ की बात करें तो मगरमच्छ एक ऐसा जीव जो है, जलीय जीव है, जो थल और जल दोनों में रह सकता है। ठीक है, अगर कछुआ की बात करें तो कछुआ एक ऐसा जीव है जो मतलब कि बहुत धीमी गति चलता हो, जिसकी चलने की गति बहुत ही धीमी होती है, और इसको सुरक्षा, इसका कवच, उसका जो ऊपर का ढांचा होता है वही होता है जो इसके शत्रुओं से इसकी रक्षा करती है, यानी खोपड़ी जो है उसकी शत्रुओं से रक्षा करती है। शार्क, शार्क एक मछली है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रांग मछली है। शार्क एक मछली है जो आप, ये भी एक जलीय जीव है, जल में रहते हैं तो जलीय जीव है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो गंगा डॉल्फिन, यानी बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के रूप में आपको रेड बॉक्स में दिख जाएंगे, तो आप लोग इसकी हेल्प से खुद को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, सारे जवाब आप देते रहिएगा, कभी भी मैं पूछ सकती हूँ, और कमेंट हमेशा करते रहिएगा कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है, किस कौन सी चीज समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इंसानी शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यानी हम जो ह्यूमन है, यानी हम जो इंसान है, हम जो मानव है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग यानी ऑर्गन कौन सा है? तो ऑप्शन ए है दिल, ऑप्शन बी है फेफड़ा, ऑप्शन सी है लीवर, एंड ऑप्शन डी जो है वो है त्वचा। तो बताइए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यानी ऑर्गन कौन सा है? तो सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारा त्वचा, यानी डी जो आंसर यानी स्किन, इसको लॉक किया जाए, यानी डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इंसानी शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा। ठीक है, अगर दिल की बात की जाए तो दिल जो है हमारा वो एक पंप के तरह काम करता है और हमारी बॉडी में रक्त और ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है। फेफड़े की बात करें तो फेफड़ा क्या है? फेफड़ा हमें सांस लेने में मदद करती है। ठीक है, अगर यहाँ पे लीवर की बात करें तो लीवर जो है हमारे भोजन को पचाने का काम करता है और हमारे बॉडी में जो विषैले पदार्थ है उसको वो रिमूव करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंसानी शरीर का सबसे बड़ा अंग जो क्या है वो त्वचा है। लगभग 4 से 5 केजी इसकी क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो हम लोग का जो ऑप्शन क्या है? डी, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इसको लॉक करेंगे बच्चे। ठीक है, आपको साइड में पोल भी दिख रहा होगा और साथ में आपको एक्सप्लेनेशन के रूप में रेड बॉक्स में दिख जाएंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, सारे क्वेश्चन को माइंड में रखेंगे और रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, छत्रपति शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? छत्रपति शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आप लोग सुने होंगे, अगर नहीं भी सुने हैं तो मैं आपको बता दूं। छत्रपति शिवाजी के जो गुरु थे वो थे समर्थ रामदास। कौन थे? समर्थ रामदास, ये ध्यान रखिएगा, यानी बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी जो हमारा है वो करेक्ट आंसर है। उनके जो गुरु थे वो आध्यात्मिक गुरु थे। किनके? छत्रपति शिवाजी के जो गुरु थे यानी समर्थ रामदास, वो एक आध्यात्मिक गुरु थे और शिवाजी उनसे ही प्रेरित होकर स्वराज्य की ओर प्रेरित हुए और दास बोध ग्रंथ की उन्होंने रचना की थी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपको पोल में भी आंसर मिल गया और एक्सप्लेनेशन के भी तौर पे आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, कोई भी डाउट्स होगा बच्चे आप हमसे पूछते रहिएगा। ठीक है, कमेंट कभी भी आप कर सकते हैं, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर दूंगी। हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा और 4 ऑप्शन भी आपको दिख रहे होंगे। ठीक है,
तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? ठीक है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो हमारे भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, यानी सी हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। और पोल के माध्यम से हमें ये एग्जैक्ट जानकारी मिल जाएगी कि हाँ हमारा सी जो है उसको लॉक किया जाए। ठीक है, और रेड में आपको एक्सप्लेनेशन भी बॉक्स में दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पे ऑप्शन ए की बात करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिन्हें हम लोग चाचा कह के कहते हैं। और आपको पता होगा जो बाल दिवस हम लोग मनाते हैं यानी चिल्ड्रन डे 14 नवंबर को, वो उनकी जन्म तिथि को लेकर ही मनाया जाता था, क्योंकि वो बच्चों से बहुत ही प्यार करते थे। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। उनकी बात जो अहिंसा को लेकर जागरूक करते थे समाज में। ठीक है, बात किया जाए सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने हमें एक नारा दिया था, आपको याद होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जिन्हें लोग उन्हें एक निकनेम प्यार से उन्हें क्या बोलते थे? प्यार से उन्हें नेताजी बोलते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी सी हमारा करेक्ट आंसर है। आपको पोल के माध्यम से आंसर भी पता चल रहा होगा और एक्सप्लेनेशन के रूप में रेड बॉक्स में आपको राइट साइड में वो दिख भी रहे होंगे। ठीक है, कमेंट करते रहिएगा क्लास कैसा लग रहा है आपको। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे और साथ ही ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी भी है एंड ऑप्शन डी भी है। तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है हमारा सी, ऑप्शन सी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है भारत का सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि के कौन से सबसे छोटा केंद्र प्रशासित प्रदेश है। चलिए एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बता दूं उसका फैक्ट्स, कि अगर आपसे पूछे कोई कि भारत में कितने केंद्र प्रशासित प्रदेश है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत में कितने केंद्र प्रशासित केंद्र प्रदेश है? तो वो 8 है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे छोटा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो है लक्षद्वीप, और सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है लद्दाख। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा केंद्र प्रशासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। और 8 हमारे है, भारत में 8 है केंद्र प्रशासित। आप लोग नाम नहीं सुने होंगे तो उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन से है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम सुने होंगे, दूसरा चंडीगढ़ है, तीसरा दादरा और नगर हवेली, ठीक है, चौथा है दिल्ली जो हमारी राजधानी है भारत की, पांचवा जम्मू कश्मीर, छठा लद्दाख, सातवां लक्षद्वीप एंड 8वां जो है पुडुचेरी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो है हमारा वो लक्षद्वीप की बात आएगा, और सबसे बड़े की बात करेंगे तो वो लद्दाख की बात आएगी। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो सी आंसर है वो करेक्ट है एंड पोल के माध्यम से आपको शो हो जाएंगे, और राइट साइड में आपको रेड बॉक्स में एक्सप्लेनेशन के रूप में भी दिख जाएंगे। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है? करेक्ट, यानी लक्षद्वीप। ठीक है, ठीक है बच्चा, वेरी गुड। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे और साथ में ऑप्शन भी दिखेंगे। 4 ऑप्शन मैं हर क्वेश्चन में इसलिए देती हूँ कि आप ऑप्शन तो जानो जो राइट आंसर है, लेकिन उस ऑप्शन के अलावा भी जो ऑप्शन होते हैं वे वैसे ऑप्शन होते हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ? सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व
किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है? ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। तो यानी हमारा बी जो ऑप्शन है वो क्या है? वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बी जो है हमारा है वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। यानी बी को हम लोग लॉक करिए और आपको पोल के माध्यम से उसका आंसर भी शो करेगा। ठीक है जी। आपको बता दूं कि सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान में एक अलवर जिला है जिसमें अरावली एक पहाड़ी है, वहां पे ये स्थित है। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये खासकर टाइगर के संरक्षण के लिए ये है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यानी बी हमारा आंसर जो है वो राइट है, यानी बी को लॉक किए और एक्सप्लेनेशन के रूप में आपको दिख जाएंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करोगे आप लोग। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? चलिए बताइए बताइए। ऑप्शन ए है 6.8, ऑप्शन बी है 7.0, ऑप्शन सी है लगभग 7.4 एंड ऑप्शन डी जो है 8.0। बताइए, मानव यानी हमारे शरीर, हम मानव है तो हमारे शरीर में पीएच मान लगभग कितना होता है? तो हमारे शरीर का पीएच मान औसतन अगर लेके चलेंगे तो वो लगभग 7.4 होता है। ठीक है, रक्त का मान। तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। यानी ऑप्शन सी को हम लोग करेक्ट बोलेंगे और पोल की माध्यम से आपको ये करेक्ट मिल भी जाएगा। और जैसा कि मैं बताऊं, हमेशा हर क्वेश्चन में मैं पोल के माध्यम से आपको आंसर भी दे देती हूँ। और राइट साइड में आपको दिख रहे होंगे वहां पे बॉक्स टाइप में जिसमें एक्सप्लेनेशन मिला होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग दिख रहा होगा 6.8 है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में 7.0 है, सी तो हम लोग पता ही है कि हाँ 7.4 जो होता है वो मानव के रक्त का होता है। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, 6.8 भी पीएच वैल्यू है, लेकिन ये किसका होता है? आपको बता दूं 6.8 ये पीएच वैल्यू आपका सलाइवा यानी लाड़ का होता है। ठीक है, अगर 7.0 की बात करें तो ये शुद्ध जल की होती है। ठीक है, और 7.4 रक्त की यानी मानव रक्त का होता है, और 8.0 की बात करें तो ये जो समुद्री जल होते हैं उसकी होती है पीएच वैल्यू। ठीक है, वो खारा होता है। ठीक है, पता चल गया, सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे होंगे और साथ ही साथ ऑप्शन भी आपको मिले। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। विदेशिया लोक नृत्य के रचनाकार कौन है? फिर से क्वेश्चन पढ़िए, विदेशिया लोक नृत्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन बी भिखारी ठाकुर एंड ऑप्शन सी रामधारी सी दिनकर एंड ऑप्शन डी नागार्जुन। तो आपको बता दूं मैं, विदेशिया लोक नृत्य के जो रचनाकार है वो भिखारी ठाकुर है, यानी बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इन्होंने खासकर मजदूरों के दैनिक जीवन के समक्ष उन्होंने नृत्य और नाटक के रूप में लोगों को जागरूक करने के लिए वो इस तरह के एक आर्टिस्ट थे, एक आर्टिस्ट के रूप में थे और लोगों को जागरूक करते थे अपने नाटक और नृत्य के माध्यम से। ठीक है, यानी हमारा जो क्वेश्चन है विदेशिया लोक नृत्य के रचनाकार कौन है, तो हमारा बी सही आंसर है। पोल के माध्यम से भी आपको शो हो जाएगा, भिखारी ठाकुर। इसको लॉक करेंगे हम लोग। ठीक है, जी हाँ, भिखारी ठाकुर। एक्सप्लेनेशन भी आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं जी। इन्होंने भोजपुरी विदेशिया लोक नृत्य के जो रचनाकार है भिखारी ठाकुर, वो एक भोजपुरी इंडस्ट्री से थे। ये बिहार के ही रहने वाले थे। ठीक है, ये बिहार के ही थे। इन्होंने मजदूरों के बारे में जैसा मैं बताई कि मजदूरों को लेकर, उनके दैनिक जीवन को लेकर वो बनाते थे, वो नाटक करते थे, नृत्य करते थे। इनका जो जन्म हुआ था वो 18 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, 18 दिसंबर को, हाँ, बिहार में ही हुआ था। बिहार का एक जिला का नाम है सारण,
दियारा एक जगह है सारण में, उस जगह पे उनका जन्म हुआ था और इनका जो निधन हुआ था वो 10 जुलाई 1971 को हुआ था। पेशे से जो भिखारी ठाकुर थे वो एक नाटककार थे, एक गीतकार थे, एक अभिनेता थे और साथ ही साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी थे। ठीक है, तो बच्चों आज आपको मैं जीके जीएस के 10 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ और हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दी हूँ और आपको एक्सप्लेनेशन के रूप में पोल के माध्यम से और रेड बॉक्स जो आपको राइट साइड में दिख रहे होंगे उसके माध्यम से भी दिखे हैं। तो ये क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसी तरह हम आपके लिए नई नई जानकारियां लाते रहेंगे। बहुत सारे जीके जीएस के क्वेश्चन होते हैं, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते चलेंगे कि आपको याद भी क्लास में हो जाए। ठीक है, और हमें कमेंट करते रहिएगा कि आपको क्लास हमारा कैसा लगता है। तो आज की क्लास में इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। ओके बच्चों, टेक केयर।